नमस्कार। मैं ये कन्हैयालाल गुप्ता अ, और ये मिस्टर सिद्धांत गुप्ता है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और रिश्ते में ये हमारे भतीजे हैं। हम और ये दोनों मिलके इस वक्त मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्होंने अभी अभी 2 साल पहले मुझे ज्वाइन की है। और मैं लगभग 17 साल से मुंबई में ही चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस करता हूँ। जो आए दिनों जो हमारे क्लाइंट के जो कॉल होते हैं, बहुत सारे उनके मुझे प्रश्न होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी लगती हैं जो लोग पूछते हैं। तो हमारे भी मन में एक बार विचार आया कि क्यों ना हम लोग एक छोटी सी चीज को लोगों के सामने लेकर जाएं, जो बेसिक चीजें हैं, जो कॉमन क्वेश्चन आते हैं। आगे चल के हम लोग एक एक टॉपिक पे, एक एक सब्जेक्ट पे और एक एक इश्यू पे वीडियो बनाएंगे आगे चल के, अगर आप लोग परमिशन देंगे तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा शुरुआत किया जाए। क्योंकि क्या होता है कि जब सोशल मीडिया में प्रश्न जाते हैं तो बहुत लोगों के मन में रहते हैं कि कैसे मैं किसी सीए को पूछूं, कैसे मैं किसी कल सलाहकार से बात करूं, कैसे अप्रोच करूं। ऐसे बहुत सारे छोटे मझोले टाइप के व्यापारी होते हैं जिनको संकोच लगता है कि मैं कैसे फोन करूं, कैसे बताऊं, क्या वो मेरा क्वेश्चन का जवाब देंगे भी कि नहीं, क्या मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्वेश्चन बराबर है कि नहीं। तो उसी आधार पे कुछ कुछ प्रश्न हम लोगों ने बनाए हैं जो बेसिक चीजें हैं। वही बेसिक चीजें मैं आप लोगों के सामने प्रश्न और उत्तर के रूप में हम लोग पास उसको समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बावजूद भी अगर किसी भी लोगों को ऐसा लगा हमारा वीडियो देखने के बाद कि इसमें और कुछ बात करना है, तो कमेंट भी कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं, उस बात का जवाब भी देंगे। संभवतः जो भी रहेगा हम अपनी तरफ से इसको सुझाने की कोशिश करेंगे। तो सीए सिद्धांत के मन में कुछ प्रश्न थे जो वो करना चाहते थे कि बेसिक चीजें हम शुरुआत करें। तो कुछ हमने प्रश्न और उत्तर जो बनाए हैं, तो सिद्धांत आप जैसे मेरा तो इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं। 2 साल के एक्सपीरियंस में मुझे जितने क्वेश्चन मिले उसके हिसाब से मैंने एक सेट ऑफ क्वेश्चन बनाए, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आंसर आप ही देंगे। तो क्वेश्चन की स्टार्ट करने के सबके मन में रहता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, क्या करना होता है क्या। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है क्या। देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ये होता है कि अगर इसे इनकम टैक्स की भाषा में बात किया जाए तो ये भी एक तरह का इनकम का कार्ड होता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे हमारी रिपोर्ट कार्ड होती है, रिपोर्ट कार्ड होती है। मान लीजिए कि आप कितना कमाते हैं, कितना आपका व्यवहार होता है, कितना आपका बचत होता है, ये तो सिर्फ आप जानते हैं बराबर। लेकिन इनकम टैक्स की भाषा में देखा जाए तो इस चीज को तभी प्रूव किया जा सकता है जब आप अपना ब्यौरा इनकम इनकम टैक्स के पोर्टल पे या इनकम टैक्स के द्वारा निर्धारित जो फॉर्म्स हैं, जब उस पर देंगे आप, तो डिपार्टमेंट को पता चलता है कि मिस्टर सिद्धांत ने कितना बिजनेस किया, मिस्टर सिद्धांत ने क्या उसमें अपना इनकम दिखाया, मिस्टर सिद्धांत ने क्या उनका इनकम टैक्स पे किया कि नहीं किया। इन सबको जो ब्यौरा होते हैं वही इनकम टैक्स रिटर्न को माना जाता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये पूछना था कि जैसे क्या ये सभी लोग फाइल करते हैं या फिर जिसको टैक्स आता है सिर्फ उनको ही फाइल करना अनिवार्य है। सिद्धांत देखिए, नियम के हिसाब से तो ये सबको फाइल करना चाहिए। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो सरकार ये नहीं करती कि सभी लोग इनकम टैक्स फाइल करेंगे। उनका कहना है कि अगर आप कुछ छूट के दायरे में आते हैं तो आप फाइल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ये छूट का दायरा है क्या, ये 12 लाख रुपए वो अमाउंट बता रहे हैं कि कैसे। यस, तो 12 लाख के नीचे अगर आपका इनकम है तो अगर नहीं भी फाइल करते हैं तो भी चल सकता है। लेकिन उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन, बहुत सारे शर्तें हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो वो सारी चीजें अगर आप मान लीजिए आपको नहीं समझ में आता है तो आपने किसी कर सलाहकार से, किसी चार्टर्ड अकाउंटिंग से या जो इस फील्ड में काम करते हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, जब कोविड-19 का जब शुरुआत हुआ उसके बाद क्या हुआ कि कैश का जो लेन देन है वो कुछ हद तक कम हो गई, कम हो गई। अब उसमें क्या हुआ कि सारे लगभग 80% जो ट्रांजेक्शन होने लगे वो सारे के सारे ऑनलाइन होने लगे। डिमोनेटाइजेशन भी हो गया उसमें। उसमें डिमोनेटाइजेशन हुआ। उसके पीछे सरकार का बहुत अच्छा मंशा था कि उन्हें डिमोनेटाइजेशन करके ये चाहते थे हमारे श्री प्रधानमंत्री जी कि
लोग कैश का ट्रांजेक्शन न करके डिजिटल की तरफ चले, ताकि ये पता चले कि कितने अमाउंट का डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। लेकिन जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ तो उसमें क्या हो गया, सब लोगों ने एक रिवॉल्यूशन की तरह से इसको अडॉप्ट कर लिया। इसमें बहुत बड़ा रोल निभाने वाला पेटीएम भी हो गई और पे फोन हो गए, भारत पे हो गए, बहुत सारी कंपनी, गूगल पे हो गया। इन्होंने जो रिवॉल्यूशन को जोड़ दिया, अब उससे क्या हुआ कि सारे लोग छोटे से छोटे अमाउंट भी गूगल पे के थ्रू, पे फोन के थ्रू, भारत पे के थ्रू सारी चीजें ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। उसमें क्या हुआ कि मान लीजिए बहुत सारे व्यापारी को पहले कभी ये अंदेशा नहीं था कि मैं कितना ट्रांजेक्शन करता हूँ। उनको पता नहीं चलता था कि मैं क्या साल में 10 लाख या 12 लाख या 15 लाख का व्यापार कर पा रहा हूँ कि नहीं, उतना तक पहुंच पा रहा हूँ कि नहीं। पता नहीं था। जब कैश में लेते थे, व्यापारी को पे करते थे, तो आपको ये पता नहीं चलता था कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से मैं कितना बिजनेस कर रहा हूँ, आया गया पता नहीं चलता था। लेकिन जो आपका प्रश्न था कि क्या सभी को फाइल करना है, तो अब आपको हर व्यापारी को ये देखना होगा कि पूरे साल में उन्होंने ये डिजिटल मोड में कितना पेमेंट लिए हैं। अगर मान लीजिए डिजिटल मोड में जो पेमेंट आए हुए हैं, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जो भी है, और वो कभी इनकम टैक्स फाइल करते नहीं थे, तो ये पता नहीं चलता था कि कंट्रोल कहाँ से होगा। लेकिन अब जब बैंकिंग ट्रांजेक्शन शुरू हो गए हैं, तो उसका हेल्प क्या होगा कि सरकार के पास एडीबी जो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, उनके पास ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं कि वो चाहे तो आपके हर डेटा को, बैंकिंग से रिलेटेड डेटा को देख सकते हैं। तो मेरा सुझाव ऐसा है कि अगर आप अपने बैंक स्टेटमेंट को देखिए, अगर आपको लगता है कि मेरे ट्रांजेक्शन हुए हैं और भले आपका इनकम कम है, और ठीक है, सरकार ये नहीं करती कि आप अपने बिजनेस के ऊपर दिखाइए। हो सकता है कि 20 लाख रुपए आपको आया, 18 लाख रुपए आपने सामने व्यापारी को पे कर दिया, अब 2 लाख रुपए आपको बचत हुई, तो 2 लाख रुपए आपको मैंडेटरी नहीं है, ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं। तो उस ट्रांजेक्शन को आप सही रूप से अपने सरकार से राय विचार विमर्श कीजिए और उसको रिटर्न को फाइल कीजिए। मतलब अल्टीमेटली मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन देना है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना आपको सिर्फ इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है कि क्या मेरे ऊपर जीएसटी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे कि नहीं। बराबर। आप जो कहते हैं कि थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब कि जीएसटी देने का दायरा 20 लाख है सर्विस के लिए, 20 लाख है, हाँ, और 40 लाख है। तो 20 लाख में कौन आते हैं, जब आपका गुड्स और सर्विस इंक्लूड होगा तब आपका 20 लाख का दायरा। अच्छा। लेकिन जब आप क्रेडिट में जाते हैं तो आपको 40 लाख का दायरा आ जाता है। ओके। लेकिन उसके अंदर और भी टर्म्स कंडीशन क्या है कि मान लीजिए आप सिर्फ सब्जी का धंधा करते हैं, मान लीजिए कि आप एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट का ही धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उस जगह पे जीएसटी लागू नहीं है। लेकिन वो आपको आपके सलाहकार से राय विचार करके ही आपको देखना है कि क्या उनकी जीएसटी के कानून मेरे ऊपर लागू है कि नहीं। हाँ, अगर लागू है तो जीएसटी में बहुत सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं, वो थोड़ा सा लंबा डिस्कशन है, तो मैं आपको उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो उसको आप देखिए। और जिन लोगों का संभव, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, पता नहीं कि करना क्या है, क्या मैं जीएसटी के दायरे में हूँ कि नहीं हूँ, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, फिर उस हिसाब से अपना विचार कर सकते हैं। चलिए। तो मेरा कहने का इतना ही मतलब है कि सिर्फ इनकम आपका टैक्स पे कर रहे हैं, इसके आधार पे ही आप रिटर्न फाइल करना, ऐसा नहीं है। जैसे आपको वीजा के लिए भी कभी कभी लग जाती है, उसमें क्या है, वीजा हो गया, लोन हो गया, आपके कहीं गारंटर दे रहे हैं आप, कहीं आपको प्रूव करना पड़ रहा है कि मेरा ये क्या है। अभी 2 दिन पहले तो हमने एक पर्सन के लिए दिए क्या किया, उनकी जमानत की, जमानत के लिए भी देना पड़ता है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे जगहों पे किसी पर्सन का बाय डिफॉल्ट, भगवान न करे, एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सपायर कर जाते हैं, इसलिए ये साबित करना मुश्किल हो जाता है कि उनकी इनकम क्या थी। तो कहीं कहीं से क्लेम सेटलमेंट के लिए भी इशू करते हैं, क्लेम डिपार्टमेंट कहता है कि साबित कीजिए भाई उतना आपका हमारे इनकम दे देने के लिए मुझे। अगला क्वेश्चन ये आता है कि जैसे बहुत सारे जैसे मार्केट में भी हो गया कि सैलरी स्लैब जो है, सॉरी जो स्लैब हो गई 12 टैक्स देना नहीं, पर ये क्वेश्चन है कि बहुत सारे की जो अपने सैलरी एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी 12 लाख के नीचे होती है, तो क्या उनको इनकम टैक्स फाइल करना होता है फॉर्म 16 के मिलने के बाद भी? सिद्धांत जी, पीछे ऐसा है कि फाइनेंशियल ईयर
25-26, आपकी बात उसके लिए हो गई, सही बात है। लेकिन आपको बहुत सारे पैरामीटर्स भी देखने हैं, अदर इनकम जो आते हैं, अदर इनकम, जैसे कि मान लीजिए कि आपने फॉर्म 16 बेसिस पे जहाँ भी आप जॉब करते हैं वहाँ पे आप डिक्लेरेशन दे देते हैं कि मेरा ये सोर्स ऑफ इनकम मेरा सैलरी है, उस आधार पे उस कंपनी से जो भी एचआर टीम और अकाउंट होती है वो आपको चीजें डिटेक्ट नहीं करती, बात सही है। लेकिन क्या आपको डिक्लेरेशन में सारी चीजें महसूस कर रहे हैं कि नहीं? बराबर। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई फिक्स डिपोजिट रखते हैं, मान लीजिए कुछ आपके बैंक में इंटरेस्ट काट रहे हैं, मान लीजिए और कोई ऐसा रेट आ रहे हैं, कुछ म्यूचुअल फंड में रख लिया, कुछ भी म्यूचुअल फंड हो गए, चाहे और कुछ शेयर में हो गए, कुछ और भी हो गए, जो कि आपके स्लैब को कुछ बढ़ा देते हैं। ओके, उस जगह पे आप ये नहीं कर सकते हो कि मेरी सैलरी है तो मुझे इनकम टैक्स नहीं भरना है। आपको इनकम टैक्स में मेंशन करना है कि मैं क्या, मेरी सैलरी कितनी है, मेरे अदर इनकम कितने हैं। ये जरूरी नहीं कि आप टैक्स भी भरें, ये जरूरी नहीं, खाली डिक्लेयर करना होना चाहिए। आप डिक्लेयर कीजिए, गवर्नमेंट का कुछ चीज जाए ताकि ये अंदाजा लगाया जा सके कि आपने जो किए हैं आपने उस आधार पर टैक्स पे करने को दिया। अच्छा, ये पूछना था, जैसे ये तो हो गया आईटीआर फाइल करने से, अगर ऐसा हो गया कि आईटीआर के जो ड्यूरेट्स होते हैं, पहले तो मेरे क्वेश्चन में ड्यूरेट्स क्या होते हैं, और दूसरा अगर मैं ड्यूरेट मिस हो गया मुझसे तो मैं लेट अगर करूंगा तो मैं कब तक कर सकता हूँ? देखिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाएगा तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो भी गया जो अभी भी गया है, इसमें क्या था, गवर्नमेंट ने जो इंडिविजुअल्स के आईटीआर में डिग्रेड थे उन्हें 15 सितंबर उन्होंने फिक्स कर दिया था। ओके, और मान लीजिए ये सब एक्सचेंज लेके ना सारी एक्सटेंडेड पीरियड लेने के बाद एक्चुअल क्या होती है? एक्चुअल नॉर्मली अभी तक तो 31 जुलाई सकते थे, कभी 30 सितंबर भी इन्होंने इस बार कर दिए थे। वो तो बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट कुछ समझता है, समय समय से उपजते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी कभी कभी हम लोग प्रेजेंट करते हैं कि थोड़ा बढ़ा दिया जाए, जो भी टैक्स पेयर को किसी तरह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके, उस आधार पर सरकार समय समय पे सारी चीजें आपको मुहैया करा देती है। तो इस टाइम पर जो पीरियड था वो 15 सितंबर रखा गया था। मान लीजिए किसी और जनरली अपना जुलाई होती है, जुलाई तक जुलाई रहती है, तो मान लीजिए किसी कारण से आप लेट हो गए, नहीं कर पाए समय से, तो उसके पीरियड 31 दिसंबर तक होते हैं। 15 सितंबर के बाद और 31 दिसंबर के पहले आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल रूटीन में आपको आईटीआर फाइल करना है। ओके, लेकिन किसी रीजन से 31 दिसंबर भी क्रॉस कर जाते हैं तो भी आप आने से पहले रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो आईटीआर ड्यू डेट जिसको बोलते हैं आईटीआर अपडेटेड मिल जाता है। जो उसके टर्म्स एंड कंडीशन है वो कभी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा आपको, तो वो मैं इन डिटेल बताऊंगा कि कैसे वो स्लैब से ऊपर जाते हैं तो 20% होता है, 50% होता है, इस तरीके से कैसे वहाँ पे टैक्स रेट बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक चीज सब बोलते हैं कि मुझे रिफंड चाहिए, रिफंड चाहिए, ये रिफंड क्या है? क्या कोई भी क्लेम कर सकते हैं कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है, गांधी, ऐसा है कि मान लीजिए कि जैसे सरकार के द्वारा जो निर्धारित किया हुआ लिमिट है, एग्जेम्पशन लिमिट, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमें पता नहीं होता और हमें कुछ फिक्स डिपोजिट कर दी, ठीक है, और हमने वहाँ पे 15G और 15H फॉर्म नहीं करे, उस कंडीशन में क्या होता है, बैंक अपने नियमानुसार जो पीरियड के लिए प्रोविजन है वो कट कर लेती है, उतना पीरियड आपका कर लेता है। लेकिन एक्चुअल में आपका उतना लिमिट नहीं, इस पर टैक्स लगना चाहिए। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका टैक्सेबल तो नहीं है इनकम, लेकिन आपका टैक्स कट चुका है, तो जो टैक्स कट चुका है जो आपको नहीं कटना चाहिए था, तो वो टैक्स कटा हुआ उसको हम रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। ओके, ये बेसिकली होता होगा शायद सीनियर सिटीजन लोग के केस में। हाँ, सीनियर सिटीजन भी होते हैं। बहुत सारे केस में क्या होता है कि जो जॉब करने वाले पर्सन होते हैं आइडिया नहीं होता है, तो वो तो अपना डिस्कशन देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनके जो अदर इनकम के ऊपर जो टीडीएस कटे हैं वो टीडीएस का क्लेम उन्होंने किया ही है, बता जिक्र ही नहीं किया था, लेकिन वो इनकम टैक्स कम था। इसके लिए बेसिकली ये कि अगर मेरा जो लिमिट के अंदर अगर मैं आ जाता हूँ, हाँ, उसके बाद भी मेरा पीरियड डिडक्ट किया गया, यस, कोई भी सेक्शन के अंदर, अदर देन ऑनलाइन गेमिंग और ये जो होते हैं उसको छोड़ के, जो लॉटरी सिस्टम, विनिंग सिस्टम वाली उसको छोड़ के बाकी सब लगभग रिफंड आ सकता है। रिफंड आ सकता है। ओके ओके ओके, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसलिए तो हमने की क्या। अच्छा, ये क्वेश्चन में आगे के लिए आप बता रहे हैं आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी है, सब कुछ बराबर है,
तो क्या सीए से ही करवाना चाहिए कि नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हाँ, अ, जैसे ये- गवर्नमेंट तो बोलेगी कि हम इतना इजी कर रहे हैं, आप इम्पोर्ट करके फाइल कीजिए, क्या आपका मतलब सीए लोग का रोल है इसमें कि कैसे मतलब देखिए, कभी ध्यान दीजिएगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो सर्टिफाइड लोग होते हैं। गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि आप ये से ही करवा दीजिए, बराबर। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये भी कभी नहीं कहेगा कि आप ये करवा। क्या होता है, कभी कभी सिंपल रिटर्न होते हैं, जैसे मान लीजिए सैलरी है, तो छोटे मोटे अदर इनकम आ गए हैं, तो आप उसको खुद भी कर सकते हैं, ऐसे कोई भी नॉर्मल पीपल उसको कर सकता है, पब्लिक कर सकता है। लेकिन जब आपको ये लगे कि नहीं, इसके अंदर कुछ शेयर की डील हो गए हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स के डील हो गए हैं, कुछ ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन हो गए हैं जिसके सारे प्रोविजन आपको पता नहीं चल रहे हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो गया आपको, और आपको पता नहीं चल रहा है कि मतलब कि मुझे कैसे करना है। तो मेरा सलाह ये है कि किसी भी सलाहकार, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, जो भी आपके एडवोकेट्स हो गए, या जो इस फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं, जिन्होंने बहुत सारे तजुर्बे के साथ किया है, तो उनसे सलाह ले सकते हैं। हाँ, बहुत टाइम क्या होता है कि जैसे मुझे इनकम टैक्स रिपोर्ट करनी होती है, ऐसा ऐसा ये अमाउंट है, 10,000 20,000 में रिपोर्ट करना चाहता हूँ, पर क्या होती है कभी कभी किसी गलत सेक्शन में हम डाल देते हैं, किसी गलत हेड में डाल देते हैं, जिसके वजह से अननेसेसरी वो नोटिस की ये सब आती है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली कैसा है कि आप जो इनकम टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म, इनकम टैक्स फॉर्म भरते हैं, इससे बहुत सावधानियां रखनी पड़ती है, क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट भी यही कहता है कि जो आप मुझे भर के देंगे उसी किसी से मैं इसको असेस करूंगा। जब आप गलत भर ही देंगे तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आप क्या जानना चाहते थे। तो अगर आपको उचित नॉलेज है, उचित आपको ज्ञान है, तो आप खुद भर सकते हैं, और उचित अगर ऐसा लगता है कि कहीं मेरा ज्ञान लेवल पे नहीं है, तो आप अच्छे सलाहकार से सलाह ले सकते हैं। तो वहां से दे सकते हैं, नहीं तो एक और ऑप्शन होती है जो इनकम टैक्स के पोर्टल पे सजेशन करके देते हैं, अपना हेल्पलाइन नंबर भी देते हैं, आप वहां से भी बात कर सकते हैं, वो लोग पूरी गाइड डिपार्टमेंट पूरी तरीके से आपकी मदद करता है, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। बराबर। अच्छा, ये तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की बात हुई। अगर संडे मेरा इनकम खाली 1 या 2 लाख रुपए है, तो क्या मुझे फाइल करना चाहिए? बिल्कुल जरूरी नहीं है, ओके। लेकिन अगर आप फाइल करते हैं तो हम लोग पहले ही प्रश्न में डिस्कस कर चुके हैं कि उसके फाइल अनलिमिटेड, जैसे वीजा हो गया, लोन हो गया, और गारंटर कहीं डालना है आपको, इंश्योरेंस क्लेम के समय भी उसका यूज कर सकते हैं, या समझिए हर जगह उसका इस्तेमाल होना है, और एक आप अच्छे नागरिक के तौर पे आप टैक्स पेयर बन जाते हैं। डिपार्टमेंट देखिए, गवर्नमेंट कभी नहीं कहेगी कि आप भरना ही या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका इनकम क्या है, उसे डिस्क्लोज कीजिए, उसे फाइल कीजिए। अच्छा, जैसे हम लोग अभी हमारा फर्स्ट वीडियो बना रहे हो, जिसमें मुझे पूछे थे जैसे हम इन्फ्लुएंसर टाइप में आ जाएंगे, ठीक है, तो क्या इन्फ्लुएंसर लोग को और जो फ्रीलांसिंग सर्विसेज देते हैं, क्या उनको भी कैसे अदर तरीके से इनकम डिक्लेयर होती है, कैसे होती है उनकी? नहीं देखिए, इसमें कैसा है कि ये डिपेंड करता है आपके इनकम पे। अगर मान लीजिए कि अगर फ्रीलांसर के तौर पे अगर आपके कुछ अमाउंट आते हैं, कभी कभी आउट ऑफ इंडिया से आ जाते हैं, कभी स्पॉन्सर से आ जाते हैं, कभी आपको एडवर्टाइजमेंट किया जाते हैं, बहुत सारे इनकम आते हैं। तो अगर कहीं से भी आपको पैसे आते हैं, और नॉर्मली क्या होता है, लोग टीडीएस, अगर इक्विटी भी क्या होता है तो लोग नॉर्मल टीडीएस काटते हैं। तो अगर टीडीएस की पॉइंट आ गई या बाहर से पैसे आ गए, तो मेरा सजेशन है कि आप उसका रिटर्न फाइल कीजिए। उस रिटर्न फाइल करने से फायदा होता है कि जो टीडीएस अगर कटे वो क्लेम हो जाएंगे। मान के कुछ टीडीएस कर ली और अपनी फाइल नहीं की, तो उस कंडीशन में डिपार्टमेंट आपको इंटीमेट करेगा कि तो अमाउंट का टीडीएस कर गए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी करेक्ट अमाउंट को इनकम टैक्स फॉर्म में डिक्लेयर कीजिए। अगर मैंने आईटीआर नहीं भी फाइल किया, तो फिर जो मेरा सीएस डिडक्ट हुआ है, तो विदिन लिमिट हो मैं तो मुझे रिफंड आ सकता है। हाँ, तो मेरा मैंने कहा कि जब ऐसा आपको लगे कि सीरियस कटा है, तो आपका इनकम हो या ना हो, आपको फाइल करना चाहिए, क्योंकि कोई इनकम भी आपका लैप्स हो जाएगा, और गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं होगा पैसे को लेंगे। उनका मकसद ये है कि आप सही तरीके से अपने इनकम को क्लियर कीजिए, जो आपका रिफंड है क्लेम कीजिए, जो आपकी लाइबिलिटी आपकी आप क्या करिए। एक क्वेश्चन और था, जैसे कि कहा जाता है कि कैपिटल गेन है तो बहुत बड़ा टॉपिक, उसके थोड़े सिंपल वर्ड्स में जानना चाहूंगा मैं कि कैपिटल गेन क्या होता है? देखिए, कैपिटल गेन एक ऐसा चीज है
कि जब हम कोई कैपिटल टाइप का एसेट सेल करते हैं, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी हमने सेल किया, ठीक है, तो प्रॉपर्टी जब हमने लिया था उस वक्त उसकी कीमत कम थी, ओके, लेकिन आज की प्रॉपर्टी मैं बेच रहा हूँ उसकी कीमत हमें ज्यादा नहीं है, ठीक है। जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर्स हो गए, ये पोर्टफोलियो के लिमिट अलग अलग है। ऐसा देखिए कैपिटल गेन जो कहा जाए तो ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं हाँ तो डिफरेंस की दूरी को जो रहती है इसमें टैक्स पे करना पड़ता है, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे उसके अंदर क्राइटेरिया है कि उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत सारे कंडीशन है। ये टॉपिक इतनी बड़ी इतना है कि अब सिंपल वर्ड में अगर पूछा जाए तो उसका जस्टिफिकेशन देना नामुमकिन है। कभी ऐसा मौका मिलेगा हम फिर बैठेंगे तो कैपिटल गेन की टॉपिक देंगे जिससे सारे पैरामीटर्स को एग्रीकल्चरल लैंड से लेके शेयर, म्यूचुअल फंड और बहुत सारी चीजें जो हम उसको कवर करेंगे। कमेंट कीजिए, हम रिक्वेस्ट करते हैं सर से उसके ऊपर अलग से एक और वीडियो बनाने के लिए। अच्छा, बहुत टाइम क्या होता है कि जैसे मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद अभी मार्केट को आप देख रहे हैं कितनी खराब चल रही है, तो इसके कारण क्या होता है कि मैं डर जाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ बीच में ही अपने म्यूचुअल फंड के में तोड़ देता हूँ, ठीक, जिसके वजह से मुझे म्यूचुअल फंड का लॉस हो जाता है। तो क्या इस लॉस को मैं कहीं यूज कर सकता हूँ कि ये मेरा नुकसान ही हो चुका है? अरे यूज कर सकते हैं हम। ओके, देखिए मैंने कहा कि जो कैपिटल गेन की जो कंडीशन है इसके लिए कोई अरे ये भी कैपिटल गेन के साथ तो इसमें कोई स्पेसिफिक कोई आप टाइम कर दिए, हाँ, उसके अंदर इसको हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक। जैसे एक तो पॉइंट हो गया कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कोई भी कर सकता है, उससे भी कर सकते हैं, इनकम टैक्स वाले की हेल्पलाइन से भी कर सकते हैं, या फिर किसी सलाहकार से भी कर सकते हैं। समझिए मैंने सलाहकार से नहीं करवाने की जगह पे या फिर थोड़ा ऊपर नीचे होने की वजह से मेरा आइडिया गलत फाइल हो गया, तो कुछ इसका निवारण है? और सिद्धांत देखिए कैसा है कि उसको कहा जाता है कि आइडिया रिवाइज करना, उसके कोई टाइम लिमिट होती है? हाँ उसके टाइम लिमिट ऐसी होती है कि मैंने जैसे पहले बताया कि नॉर्मल जो ओरिजिनल आइडिया होती है उसके फाइलिंग का जो डेट होता है वो नॉर्मली 31 जुलाई पहले हुआ करता था, लेकिन इस बार के टाइम में 15 सितंबर का टाइम दिया गया। ये तो वन टाइम मिलेगा, वन टाइम मे वन टाइम को गवर्नमेंट जो भी डिसाइड गवर्नमेंट की थ्रू ही चलेगी तो मिलेगा। तो मान लीजिए कि अगर आप ओरिजिनल स्टूडेंट के अंदर अपने आइडिया को फाइल कर देते हैं और आपको बाद में पता चलता है कि कुछ त्रुटि कुछ गलतियां मुझसे हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड पीरियड होते हैं इसको जो आइडिया रिवाइज के टाइम होते हैं जो 31 दिसंबर का लास्ट डेट माना जाता है, उस पीरियड के अंदर आप अपनी आइडिया को जितनी बार भी चाहें उतनी बार आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो बशर्ते कि अगर आप रिवाइज करने के लिए सोच रहे हैं तो पहले पूरी प्लानिंग कर लीजिए कि हमसे कहाँ इसकी गलती हो गई तो मुझे सुधार करना है, तो मुझे पहले पैराग्राफ के रूप में या अपने वकील के रूप में बना लीजिए। फिर उसके बाद कोशिश कीजिए कि एक बार में ही हो, अगर वो नहीं होता तो दो बार भी कर सकते हैं, मतलब एक बार भी कर सकते हैं और लिमिटेड टाइम तक आप उसे 31 दिसंबर तक आप अपने इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं प्रदान की है। अनलिमिटेड टाइम में कर सकता हूँ, पर सजेशन ये होता है कि एक या दो बार सिंपल बात है, जितनी बार पैसे डिवाइड करेंगे उतनी बार डेटा नया जाता है, उतनी बार वापस होता होगा और प्रोसेसिंग होता है तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है किसे ऑर्डर करने किसको बात तो वो आपके पीछे नहीं रहता है। और कहीं डेटा मान लीजिए कहा ना कि लोन के लिए वीजा के लिए हर जगह पे काम आते हैं तो डिपार्टमेंट जब वो पर्टिकुलर क्षेत्र के लोग जो देखते हैं तो फिर उनको लगता है कि रिवाइज हो गया है। हाँ, रिवाइज करता है कि लोगों के लिए मेरे ऐसा हो सकता है कि आप इसे दो पर्पज के लिए किए या एक्चुअल है कि नहीं वो भी सब देखते हैं, वो जज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं बीच में कोई चीज बताना चाहता हूँ कि जिस भी टैक्स पेयर का जीएसटी नंबर अगर आप लिए हैं और आपका एकेडमिक फाइल होता है तो आप हमेशा इस बात को गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जो टर्नओवर आपने जीएसटी में दिखाया है वही टर्नओवर आपकी इनकम टैक्स में होनी चाहिए, प्रोवाइडेड कि अगर कोई एडजस्टमेंट है, अगर आपका कुछ टर्नओवर के क्राइटेरिया में कुछ आपको पेड नोट या और भी किसी तरीके से एडजस्टमेंट है या उसे आपने आपके नजर में करना था कि हो नहीं पाया, आपके पास वर्किंग है कंप्लीटली तो आप उसे उस अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। मतलब कि जब वहां से प्रश्न आए तो आपको जवाब देना है। मतलब मेन मुद्दा हो गया जीएसटी टर्नओवर और इनकम टैक्स नंबर दोनों साथ में मैच यस अब नहीं मैच हो रहे तो उसकी प्रॉपर रिकंसिलिएशन होनी चाहिए। ओके, मतलब अपने पास करके रखिए, हाँ, डिपार्टमेंट से आया तो उसका जवाब देना पड़ सकता है। और हाँ एक और बीच में आपको बोल रहा हूँ
कभी भी बहुत सारे टैक्स पेयर के जो रिटर्न फाइल होते हैं, तो इनकम टैक्स के रिटर्न की फाइल कोई और सलाहकार करते हैं, जीएसटी के रिटर्न की फाइल कोई और सलाहकार करते हैं। तो मेरा विजन है कि जब भी आप इनकम टैक्स की जो फाइल करते हैं, तो जीएसटी का डेटा लेकर अपने कर सलाहकार को जरूर दीजिए, ताकि वो उससे मैच कर दे, या तो अपने सलाहकार को कहिए कि एक बार हमारे इनकम टैक्स सलाहकार से बात कर लें कि जो डेटा दिखाना है तो सेम दिखाएं, ताकि कोई भी डिस्क्रिपेंसी होने की चाहता है। दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नहीं, मान लीजिए अगर वो नहीं बताना चाहते हैं कि मेरे मेरे जीएसटी के सलाहकार कौन है, मेरे इनकम टैक्स सलाहकार कौन है, नहीं, लेकिन है, लेकिन यहाँ टैक्स पेयर को चाहिए कि दोनों का डेटा उठा के अपने सलाहकार को जरूर दें कि मैंने ये अपने जीएसटी सलाहकार से मिल करवाया। ओके, ये भी पॉइंट लगा। अच्छा, पूछना था कि बहुत सारी पार्टियों की क्या होती है कि कैश की नहीं होती है, जैसे कि भाजी के व्यापारी हो गए, मछली के व्यापारी हो गए, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जैसे ट्रैवलर चला रहा हूँ मैं, तो ट्रैवलर में मुझे कैश की अमाउंट मिलती है। तो ये कैश का अमाउंट तो ये तो मुझे मिला, गवर्नमेंट को तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, क्या इसका कुछ अलग थिंग है कि कैसे? देखिए, सिद्धांत ऐसा है कि अगर आप गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रावधान बनाए हैं कि किस किस जगह पे आप कैश का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में आपका जो किसी तरीके का बिजनेस है, उस बिजनेस में किस तरीके से आपका फ्लो चल रहा है। मान लीजिए कि मैं रिटेल धंधा करता हूँ, मान लीजिए कि मैं वेजिटेबल्स पर बैठ के फुटपाथ पे धंधा करता हूँ, मान लीजिए मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मान लीजिए मैं गांव के किसी क्षेत्र में उस बिजनेस को कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है। और उस जगह पे क्या होता है कि अगर वो पूरी तरीके से कैश को आप जमा करते हैं तो आप जमा कर सकते हैं, बशर्ते कि उस कैश को प्रॉपर तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लेना, प्रॉपर तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना, उसके प्रॉपर रिपोर्टिंग करना, उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से इनकम टैक्स का जो भी प्रावधान है वो फॉलो करके उसको आपको निवारण करना है। और जैसे बहुत जगह पे ये कंफ्यूजन होता है कि नहीं, मैं तो एग्रीकल्चर के बिजनेस में हूँ, तो मैं कितना भी टैक्स ले सकता हूँ। आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि प्रॉपर उसका डिपोजिट कीजिए, प्रॉपर उसका अकाउंटिंग कीजिए, प्रॉपर उसका फाइलिंग कीजिए। ओके, अल्टीमेटली पैसे में रहेंगे तो फायदे में। हाँ, देखिए दूसरी बात क्या है, अगर आप देखेंगे तो जो बड़े बड़े शोरूम जो मेगा मार्ट के तौर पे कार्य कर रहे हैं, जैसे कि बड़े बड़े सुपर मार्केट जो है, सुपर मार्केट में क्या है, उनको पता है कि सारी चीजें अकाउंटिंग हो रही है, तो मेरे जीएसटी के दायरे में आ जाती है। मेरे दुर्गे ने कहा कि आपके जो टर्नओवर मैचिंग होते हैं जीएसटी में, वही टर्नओवर आपका इनकम टैक्स में मैच होना चाहिए। तो ऐसे जगह पे क्या होता है कि प्रॉपर आपका अकाउंटिंग होती है, प्रॉपर कैश को डिपोजिट कीजिए, प्रॉपर कैश का अकाउंटिंग कीजिए, प्रॉपर कैश का फाइलिंग कीजिए। ओके, तो गवर्नमेंट में सारी सुविधाएं हैं, बशर्ते कि हमें उस प्रोसेस को, उस सेक्शन को, उस कंप्लायंस को फुलफिल करना है। मतलब अपने कंसर्न जो है, हाँ, जैसे ये हमें तो जो मालूम पड़ेगा काम करने को, जो कंसर्न पर्सन है अपने उनसे मिलके बात करके हमारा सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा उनको, उसके हिसाब से कोई यही विजिट करूंगा कि जो भी सारी चीजें करते हैं अपने अकाउंटेंट और अपने कर सलाहकार से राय मशवरा करके ही कीजिए, सही किसी तरीके से कोई तकलीफ आपको भविष्य में ना आए। अच्छा, एक चीज क्या हुआ था कि आईटीएल फाइल हुआ था क्लाइंट का, बट हमारे पास थोड़ा लेट आया तो ठीक है, उसके चक्कर में क्या हुआ था, उनकी वेरिफिकेशन नहीं होती विदिन 30 डेज जो रूल है, ठीक है, तो अननेसेसरी उनको पेनल्टीज आ गई। तो क्या ये पेनल्टी क्या है? देखिए सिद्धांत कैसा है, हम इसको अननेसेसरी नहीं हो सकते। गवर्नमेंट ने जो प्रावधान, जो इनकम टैक्स फाइलिंग के जो ड्यूरेट्स होते हैं, और जब आप फाइल कर देते हैं तो आपको 30 डेज के अंदर वो इंटीमेट करना पड़ता है गवर्नमेंट को कि भाई ये आपका एटीआर फाइल हो गया है, आप इसे वेरीफाई करें। वेरीफाई अगर मान लीजिए, क्योंकि दो तरीके की वेरीफाई होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल बात रहा हूँ मैं, ठीक है, एक होते हैं जो नॉर्मल पीपल के लिए है, एक होते हैं कि आपने साइन करके भेज दीजिए, दूसरे होते हैं कि आप मुझे आधार ऑथेंटिकेट भी कर सकते हैं। एक प्रोविजन डिजिटल सिग्नेचर की भी है, लेकिन नॉर्मली इंडिविजुअल के लिए प्रेफर नहीं किया जाता क्योंकि खर्चे आते हैं। तो जब तक आप उसे वेरीफाई नहीं करते हैं तब तक ये माना जाता है कि आपके आइडिया फाइल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो
फाइल तो हो गया, लेकिन आपने उस पर अपनी सहमति नहीं की हाँ, कि जो मैंने फाइल किया उसमें बराबर है कि नहीं। दिस वेरिफिकेशन मींस लास्ट स्टेज ऑफ तो जब तक वो नहीं होगा तब तक गवर्नमेंट किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंच सकती कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ओके, मतलब गवर्नमेंट ये मानेगी कि हमने अभी तक उसको अपनी अनुमति नहीं दी कि ये मेरे लिए रिटर्न है। बराबर। अच्छा, इसी के बीच के अंदर मैं थोड़ा सा और एक बार आपको ये बोलना चाहूंगा हाँ। कि जैसे मैंने कहा कि आप आधार ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं। हम्म, उस दौर में क्या है कि आपका आधार और पैन कार्ड लिंक होना चाहिए। एक सेकंड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। अगर अगर फिर मेरा सीरियस डिडक्ट हुआ रहेगा हाँ। तो थोड़ी मैं रिटर्न फाइल कर सकता हूँ, कैसे? ऐसा जरूरी नहीं। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन भी कहा और उसके बाद भी मुझे जैसे कि लग रहा ऑलरेडी कवर हो चुका है। और उसका है, लेकिन ध्यान में टीडीएस एक अलग कंसर्न है। हम्म, टीडीएस कट गया तो आप जस्टिफाई कीजिए कि जो आपका टीडीएस कटा है वो सही है। ओके। तो मेरे हिसाब से आप टीडीएस का इंतजार मत कीजिए। आपको लगता है कि मेरा इनकम हुआ है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं ये चीज कर रहा हूँ, तो मुझे एटीएस फाइल करना चाहिए। और ये मैंडेटरी नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको करना है कि नहीं। अगर करेंगे तो बहुत सारे फायदे हैं, नहीं करेंगे आपने नहीं करेंगे तो आपका लीगल स्कोप है और जो जरूरत पड़ने पे आपको फाइल करना ही पड़ेगा। तो मेरा सजेशन है कि आप शुरुआत से फाइल कीजिए। अच्छा, बहुत सारी पार्टियां क्या होती हैं कि उनके पास भगवान की कृपा से बहुत सारे रूम होते हैं उनके पास, तो वहां से रेंट आते हैं। कुछ रेंट कैश में आते हैं, कुछ जीपे में आते हैं, कोई बैंक ट्रांसफर के थ्रू आते हैं। तो उनके लिए क्या रहता है? क्या उनको बैठ के फाइल करनी चाहिए? फाइल करना चाहिए। ओके। देखिए ऐसा हो गया है कि अब सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया है। हम्म, अगर हम किसी शहरी इलाके में हैं हम्म, और मैंने अपना जगह, चाहे फ्लैट हो गया, चाहे बंगलो हो गया, चाहे जो भी मेरे रहने के साधन है, मैंने अगर सिर्फ भाड़े पे लिए हैं, हम्म, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो जॉब वाले पर्सन होते हैं हम्म, वो एचआर के तौर पे वो अपनी कंपनियों में उसका क्लेम करते हैं हम्म, और कभी कभी आपका पैन नंबर भी देते हैं। 1 लाख के ऊपर होगा तो ठीक है, तो क्या होता है अब इतने सिस्टम डेवलप हो गए हैं कि अगर आपने वो दिखाया है तो वो चीज आपकी पैन कार्ड के एक वहां पे एक ऑप्शन आया हुआ है जिसको एआईसी रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है ना, Yes, वो है, वो चीजें जब देखेंगे तो वो मालूम पड़ेगा। तो आपको चाहे वो दिखे चाहे ना दिखे, अगर आपको रूम रेंट आ रहे हैं, आपको कई भाड़े आ रहे हैं, इस तरीके से अगर प्रश्न आता है तो आपको अवश्य इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। ओके। जैसे ये मतलब सारा इनकम मुझे डिक्लेयर करना रहेगा तो ये बहुत देखिए, अच्छा है। अगर आप टैक्सेबल हैं तो टैक्स भरने की आवश्यकता है। हाँ, अगर आप टैक्सेबल नहीं है तो गवर्नमेंट कभी आपको इंसिस्ट नहीं करती कि आप टैक्स करें। और अभी तो लिमिट भी अच्छा खासा रख दिया लिमिट है। का कर सकती है, हाँ। टाइम टू टाइम लिमिट इतना बढ़ा दिए हैं, क्या पे नहीं कर सकते हैं कि भाई मेरा इतना इनकम के ऊपर मुझे टैक्स भरना पड़ रहा है। और उसमें भी आपको जो रेट आते हैं 30% वैसे भी गवर्नमेंट प्रोटेक्शन मिल वो भी आपको टैक्स मिल जाती है और जो एक्चुअल म्यूनसिपल टैक्स वो पे करते हैं आप, हाँ। वो भी आपको टैक्स मिल जाती है। ओके, ओके। अच्छा, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पूछना था, जैसे कुछ कुछ पार्टियां क्या होती हैं कि दो जगह जॉब करती हैं पहले से, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि जैसे ये कल्चर होता है सॉफ्टवेयर वाले लोग में कि 6 महीने किसी और के पास किया, 6 महीने किसी और के पास चले गए जॉब करने के लिए। तो क्या होता है इसमें दो जगह की सैलरी आती है, तो क्या मैं एक ही सैलरी डिक्लेयर करूंगा तो चलेगा कि इसका कैसा है? देखिए सिद्धांत जी ऐसा है, हाँ। बहुत सारे जो जॉब करते हैं लोग, मान लीजिए 6 महीने किसी अलग कंपनी में थे, 6 महीने किसी अलग कंपनी में थे, या 4 महीने कहीं और थे, 8 महीने कहीं और चले गए, इस तरह के रोटेशन होता है। जिस कंपनी में आप जाते हैं वो तो सिंपल आपसे बोलते हैं कि आप हमें डिक्लेरेशन दे दीजिए, यस बोलते दे दीजिए हमें, हाँ। जो आपका टैक्स स्लैब बैठेगा हम उस हिसाब से आपको टैक्स काटेंगे। अगर आप इधर में से गाड़ी में आएंगे तो टैक्स काटेंगे, क्लियर उसको दे दीजिए जो 92B के अंदर उसका फाइलिंग होता है। तो मान लीजिए वो टैक्स आपका इनकम था ही नहीं ना, तो टैक्स कम हो गया या आया ही नहीं। तो बहुत जगह पे कंडीशन ये होता है कि जो जॉब करने वाले पर्सन हैं वो होते हुए रिटर्न कटा ही नहीं, तो मैं क्यों फाइल करूँ। लेकिन नहीं, आपको सिर्फ एक जगह का इनकम डिक्लेयर नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपके दोनों जगह का इनकम को प्लग कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो प्लगिंग के बाद मैं अपने बेसिक इनकम लिमिट से बढ़ गया हूँ तो आपको जरूर इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए।
अन्यथा क्या होगा कि ये चीजें आपको बाद में डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आएगा कि आपका इस कंपनी में इतना सैलरी थी, इस कंपनी में इतना सैलरी थी और आपने डिटेल्स लेके आपने इस तरह से फाइल लिखी, प्लीज इसको आप फाइल लीजिए। जैसे कि मुझे लग रहा है कि एक जगह से मुझे 8 लाख रुपए सैलरी मिला, दूसरी जगह से मुझे सैलरी मिला 5 लाख रुपए, तो मेरे दिमाग में क्लाइंट जो आते हैं उनके दिमाग में क्या रहता है कि भाई मेरा सैलरी जो है 12 लाख के नीचे की, एक जगह 8 मिला, एक जगह 5, पर ये नहीं कंपेयर कर पाते कि दोनों मिला के 13 हो सकती है, इसके वजह से स्लैब अपनी क्रॉस हो गई। ओके, तो मतलब अगर ये 13 लाख का स्लैब हो जाएगा तो ये तो 12 लाख वाला माइनस, ऐसा तो है नहीं इसमें, फिर नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से। और ये भी ध्यान रखना आपको कि एज चार्टर्ड अकाउंटेंट जो क्लाइंट आते हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है हमको ले लेते हैं, उसके बाद हम एक्स्ट्रा अपना चेक करते हैं, जैसे एआईसी रिपोर्ट हो गया, प्रोजेक्ट हो गए, और भी बहुत सारे पैरामीटर जो डिपार्टमेंट के द्वारा हमने पोर्टल पे दिया है हम उसे भी चेक करते हैं। तो मतलब हाँ, हो सकता है कि हमारे क्लाइंट को इस बात की जानकारी ना हो, इस चीज को प्रोवाइड करना, इस चीज को बताना एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी जिम्मेदारी है कि मैं उनको बताऊं। उसके बाद उसको करना ना करना ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर, कोर्स तो करेंगे, कोर्ट ले सकते हैं। अच्छा, एक बहुत जगह क्या डाउट करता है कि अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट पैसे जमा होंगे, ठीक है, अब उससे मैं बचने के लिए क्या करता हूँ, अपनी जो स्पाउस है, मेरी मैडम होंगी या फिर किसी मैडम के सर होंगे, तो क्या करते हैं पैसा उनके नाम पर डाल देते हैं, फिर वहां से इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर वहां से जो इंटरेस्ट इनकम आती है क्या वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, क्या दोनों बढ़ जाएगा या फिर एक ही हाथ में आएगा? सिद्धांत मुझे ऐसा है कि भारत में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरी पत्नी के नाम पर भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाए, मेरे बेटी के नाम पर भी हो जाए। कभी कभी तो जो पिता होता है वो कम उम्र के अंदर के अपने बेटे के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर देता है, जैसे लड़कियों का होता है सुकन्या समृद्धि। लेकिन वो क्या करते हैं कि पेमेंट जो है वो अपने अकाउंट से भेजते हैं। ओके, अभी कंडीशन में एज पर रूल्स क्या होना चाहिए कि मान लीजिए अगर मेरा बेटा 18 साल की एज तक नहीं आया और हाँ मैंने उनके नाम पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिए और उस इन्वेस्टमेंट से कुछ इनकम जनरेट हो रहे हैं, तो वो इनकम को इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता है। उस इनकम को माता या पिता के इनकम में ऐड करना चाहिए जिनका इनकम ज्यादा है। तो मेरे पिताजी का इनकम जब ज्यादा है तो उस इनकम को मैं अपने पिताजी के इनकम में ऐड करूंगा। अच्छा, अब तो जब तक टैक्स लिमिट डिसाइड होगा कि इस पर टैक्स भरना चाहिए कि नहीं। आपकी जो प्रश्न था तो ये था कि अगर वो अपनी पत्नी के नाम पे भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है ना, अगर मान लीजिए जो तो बहुत सारे तरीके से क्या होता है कि पति क्या करता है कि अपने ही अकाउंट से पैसे को इन्वेस्टमेंट तौर पर डाल देता है, ऐसे गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट देंगे तो क्या होता है कि ये पत्नी के हाथ में चले जाता है। ओके, तो जो पत्नी के हेड में जो इनकम डिराइव होगा तो पत्नी के इनकम में जाना चाहिए, लेकिन अगर पत्नी का इनकम फाइल ही नहीं होता है और पेमेंट का जरिया आप है और आपके थ्रू सब कुछ हो रहा है तो जो पत्नी का इनकम है वो भी इनके इनकम में फिलअप होना चाहिए। ओके, रूल्स के हिसाब से। ओके, समझे। अच्छा, ये तो अपने ये हो गया। दूसरा एक क्वेश्चन था जो है कि पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक होना चाहिए नहीं, तो आपने सर मुझे बता दिया। हाँ, जब शुरुआत में पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग का जो आया था टाइम तो सरकार ने बहुत मौके दिए कि आप आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक कीजिए। उस वक्त किसी भी तरीके से कोई चार्जेस नहीं लगते थे। ओके, और उस वक्त ये भी जरूरी नहीं था कि जो जैसा नाम आपका आधार कार्ड में वैसा ही नाम आपका पैन कार्ड में होना चाहिए। ओके, ये जरूरी था उसको। अच्छा, अभी मैंडेटरी हो गया है। उसके साथ साथ 1000 की गवर्नमेंट फीस आपको पे करनी है। ओके, तो 10,000 कुछ था नहीं, वो ऐसा सरकार को कही थी, लेकिन सरकार के लिए सरकार देश चलाना है तो सरकार भी भली बात जानती है कि ऐसे बहुत तबके के लोग हैं जो 10,000 नहीं पे कर सकते, तो उन्होंने बहुत मिनिमम चार्ज रखा है 1000 रुपीज और वो अभी भी मौका दे रहे हैं कि अभी तो वन टाइम बनेगा। लेकिन ये भी ध्यान रहे बहुत लोग क्या सोचते हैं जाने की कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये निश्चित रूप से तय होगा कि जिन लोगों का आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं है तो शायद किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन या कोई ऐसी चीजें होंगी जहां आपको
करने नहीं दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट बेनिफिट हटा देंगे धीरे धीरे। यस, और दूसरी बात, मान लीजिए अगर आपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को अभी भी लिंक नहीं किए हैं, ठीक है ना, और आप किसी भी तरीके से कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं या किसी भी तरीके से अगर जॉब कर रहे हैं, टीडीएस कटेगा, तो आपको नॉर्मल टीडीएस नहीं करके आपको फ्लैट 20% की टीडीएस कटेगी। और जो टीडीएस काटेंगे नोटिस उनको भी आ सकती है कि आपने इनका टीडीएस फाइल किए आप, लेकिन आपको 20% हिसाब से नहीं किए हैं, तो आपको 20% पे करना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक राहत की बात है कि मान लीजिए कि अगर आपका 20% कर गया है और आपका इनकम लिमिटेड है, तो आप उस 20% को रिटर्न फाइल करते समय क्लेम कर सकते हैं। ये रियायत है। लिंक अगर मुझे चेक करना रहेगा तो फिर कैसे चेक कर सकता हूँ? सिर्फ अपनी सबसे साइड के पोर्टल पे जाइए आप, ठीक है ना, वहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। वहाँ पे दिया हुआ लिंक आधार कार्ड पैन कार्ड स्टेटस, ओके, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करूँगा वो लिंक जरा प्रोवाइड करवा दीजिएगा। हाँ, मैं बहुत बिल्कुल, आप देखिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये मैं कर लेता हूँ। अच्छा, एक ये बोलना था कि बहुत जगह क्या होता है कि 2 पैन कार्ड हो जाते हैं। करेक्ट। तो क्या 2 पैन कार्ड लिंक हो पाएगा कैसे? बिल्कुल नहीं। देखिए, पहले आपको चेक करना है, पहली बार तो 2 पैन कार्ड नहीं होनी चाहिए। कुछ 10,000 की पेनल्टी चलती है और वैसे भी कंपनी से स्टार्ट है। मान के कभी कभी बहुत सारे लोगों को जब इस चीज का ज्ञान इस बारे में नॉलेज नहीं होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि नाम चेंज कर सकते हैं, तो गलती से नया फॉर्म भर देते हैं। ओके, अब अगर नया पैन कार्ड आ जाता है, चेंज कीजिएगा, अपने न्यू वाला सेलेक्ट नया आ जाता है, तो बेचारे समझ नहीं पाते हैं कि नया आ गया कि क्या है। देखिए, उनका कभी कभी मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिनकी ज्यादा नॉलेज है। तो उस वक्त कभी कभी क्या होता है कि 2 पैन कार्ड हो गए, तो मान लीजिए नया जो पैन कार्ड आना उसका आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक हो गया। ओके, लेकिन आपका शुरुआत से जो चलते आ रहा है, जैसे बैंक में हो गए, आप आईटीआर उसी फाइल करते थे, आपके बहुत सारे प्रॉपर्टी का लेन देन उसी पर हुआ है, बहुत सारी जगह पे है जहाँ पे वो आपके पुराने पैन कार्ड मिल सकते हैं, क्लियर उस कंडीशन नहीं कर सकते हैं कि आप गवर्नमेंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक सिंपल लेटर लिखें और ये कोशिश करें कि दोनों के ही ज्यूरिडिक्शन के जो पैन कार्ड है उस एक दूसरे पैन कार्ड पे जाएं, और उसके बाद उनके द्वारा 500 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे एक इंडिपेंडेंट बॉन्ड देना पड़ता है। तो इसमें यही लिखा होता है कि मेरे 2 पैन कार्ड हो गए, अगर इस पैन कार्ड के अंदर जो मैं कैंसिल करवा रहा हूँ, अगर इसके अंदर भविष्य में कोई ट्रांजेक्शन या किसी तरीके से गतिविधियां मेरी उसके जिम्मेदार में। ओके, अच्छा, फिर तो आप जिम्मेदार रहेंगे। ऐसे ये बोलते हैं कि लोग भाई मैं तो मुझे पता है कि 2 पैन कार्ड कहाँ से आ गया, ऐसा नहीं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भी उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैठ के उसको सॉल्व करने तैयार है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप यही तुमसे देखिए और जो आपको रखना है वो चालू रखिए आप। ओके, ये तो आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड का भी ये बात। अच्छा, बहुत टाइम क्या होता है कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं जिनकी एज वैसे 60+, तो उस पे क्या अभी भी आई फाइल करना चाहिए उनको, या फिर इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, या फिर ये मैंडेटरी है, जैसे कि 15 एज 15 की फॉर्म दे देते हैं बैंक में, फिर इसको करके नहीं इससे फिर भी डिक्लेयर करना चाहिए कैसे? देखिए, तो सीनियर सिटीजन के जो पर्सन है अगर वो चाहे तो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, बशर्ते कि जिससे हमने पहले भी डिस्कस किया है। पहले आप पूरे साल के इनकम को डिवाइड कर लीजिए, निकाल लीजिए, कहीं आपको लगता है कहीं पीछे कटा है तो आप इनको फाइल करके उसे क्लेम कर लीजिए। आपको लगता है कि नहीं मेरी इनकम जो है सिर्फ इतना ही है, बेसिक नीचे है, और भविष्य में शायद इसको आपको जरूरत न पड़े, आप पूरी तरीके से रिटायर हो चुके हैं, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप उसे फाइल करना चाहते हैं कि नहीं करना। लेकिन मेरा सजेशन हमेशा यही रहा है कि आप हमेशा फाइल कीजिए, जब तक आपके पास शक्ति है आप अपने इनकम को डिक्लेयर कीजिए, अच्छी तरह से आप उसका प्रॉपर फिल करके फॉर्म को गवर्नमेंट तक पहुंचाइए ताकि सारी चीज ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। ये तो हो गया मेरे क्वेश्चन आंसर की बात। रिक्वेस्ट करूंगा कुछ ऐसे टिप्स देने के लिए कि जिसे मैं फॉलो करूं ताकि मेरा इनकम टैक्स भी सब बराबर हो, मैं कंप्लायंस के साथ भी बराबर करूं, और मुझे फ्यूचर में थोड़ी नोटिस क्योंकि नोटिस आना भाई जिले की बात हो जाती है, नींद चली जाती है इंसान की कि मुझे नोटिस आ गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऐसा कुछ सजेशन तो बताइए। देखिए सिद्धांत जी, आप तो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मैं
नॉर्मल टैक्स के लिए ये बोलना चाहूंगा कि हमने पर्सनल लेवल पे ये महसूस किया है कि जब हम किसी क्लाइंट का काम करते हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल हर एक कंसल्टेंट सोचता है कि समय से लेता है, हम समय से फाइल करें, हम समय से रिपोर्टिंग करें, ताकि हमारे क्लाइंट को कोई परेशानी ना हो। पूरी कोशिश करते हैं कि कभी तो देखा जाता है जो टैक्स पेयर होते हैं वो समय से लेना दे नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि मैंने ये पर्टिकुलर अमाउंट का फीस अपने सलाहकार को दे दिया है, वो सब देख लेंगे, वो सब कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, हमारे को ये बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं सभी टैक्स पेयर से निवेदन करूंगा कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी मैसेज आपके कंसल्टेंट, आपके सलाहकार से जब आपको आती है, तो कृपया उसे ध्यान दीजिए, उनसे बात कीजिए और खुद भी फोन करके उनसे राय मशवरा कीजिए, क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, सारी बातें उनको बताइए, ताकि वो सही तरीके से आपके अकाउंट्स को, आपके टैक्स को, आपके इनकम को कैलकुलेट कर सके, सही तरीके से रिपोर्ट कर सके और सही तरीके से गवर्नमेंट के सामने उसे रख सके। मेरा यही निवेदन है कि आप तो फॉलो कीजिए, उनके फोन उठाइए, उनके फोन के जवाब दीजिए। देखिए, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो मैंने ऑब्जर्व किया है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम हमेशा अपने क्लाइंट का ही फायदा रखते हैं। अगर क्लाइंट ने कुछ कंप्लाइंस नहीं किए तो हम कंप्लाइंस करवाते हैं, जो नेसेसरी पेमेंट होते हैं करवाते हैं, जो फीस होते हैं, जो गेट फीस करवाते हैं। लेकिन कभी हम ऐसा नहीं करते हैं कि क्लाइंट को क्या आपने क्यों ऐसा किया, हमें जरूर कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए, ये चीज गलत है। लेकिन हमेशा ही चाहते हैं कि हम तक क्लाइंट का ही फायदा हो और गवर्नमेंट को सही तरीके से टैक्स जाए, कोई भी अनैतिक तरीके से टैक्स की बचत न हो और सही तरीके से प्रॉपर रिपोर्टिंग। मतलब टू वे कम्युनिकेशन। हम लोग जो देखिए हमारा रोल ये भी होता है कि हम सही तरीके से अपने क्लाइंट को बताएं, सही तरीके से रिपोर्टिंग हम डिपार्टमेंट में करें। एक सही जिम्मेदार सलाहकार होने के नाते आपको नेशन के प्रति भी अलग लगना चाहिए। नेशन बिल्डिंग में नेशन बिल्डिंग में हमेशा आपका पार्टिसिपेट हो, समय समय पे आपका भी सजेशन हो, समय समय पे अपने क्लाइंट को सारी बातें बताना, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे हमको पर्सनल मैसेज भेजिए और हमेशा बताते रहिए। बताएंगे बहुत सारी चीजें से आते हैं। अब जैसे बजट जब आ जाएगा तो हम लोग पूरी बजट की गणना हो जाएगी, तो बजट के ऊपर ये टॉपिक रखेंगे और उसके विषय में हम बताएंगे। तो बहुत रोमांच होता है, लेकिन हम जो पर्टिकुलर एरिया देखेंगे किस एरिया में लोगों को करना है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगला सेशन जो है नॉर्मल तरीके से जीएसटी के ऊपर रखिए। ठीक है, जीएसटी में कैसा होगा कि सारी चीज कवर नहीं करेंगे, जो छोटे व्यापारियों को और बहुत लोगों का कंफ्यूजन है जीएसटी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए। मेरे सामान में जीएसटी नहीं लगता है, फिर मुझे बताना चाहिए। हाँ, एक वीडियो उसके ऊपर रखिए, एक वीडियो हम उसके ऊपर एडजस्ट करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा पहला वीडियो था। धन्यवाद।